हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज से जो है मैं शुरू कर रहा हूँ। अप्रैल मंथ की मैंने बैंकिंग अवेयरनेस लगा दी है प्लेलिस्ट में, वो देख लीजिएगा जाके। और मैं ये मई मंथ की शुरू कर रहा हूँ। ये 2 पार्ट्स में होगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। और अप्रैल मंथ की 2 पार्ट में है, वो आप पढ़ लीजिएगा जाके। और ये मैं बहुत डिटेल में बना रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं अलग अलग एंगल से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा, जो कि किसी वीडियो में नहीं बताया जा रहा है। कितने भी बड़े ब्रांड हों, आई कैन चैलेंज देम। अलग अलग एंगल से मैं बताने की कोशिश करूंगा डिटेल में, जिससे कि देखिए इन्फॉर्मेशन वही आती है, लेकिन वो एंगल से अलग अलग तरह से पूछने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप बस ध्यान से वीडियो देखिएगा और गाइडली पे जाके या जो भी आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है वो फ्री में जाके आप क्विज दे दीजिएगा। गाइडली पर फ्री में अवेलेबल है, तो वो मंथली भी होंगी, तो वो दे दीजिएगा। और मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये आप डिटेल में मैं अलग अलग एंगल से बताऊंगा। क्वेश्चन ऐसे कोई नहीं बताएगा, तो आपको बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और जो लोग भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा मटेरियल आने वाला है। आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा जो वीडियो आपको चाहिए, ठीक है, वो वीडियो भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगा। फिलहाल देख लेते हैं अपने लोग सेशन। और ये बैंकिंग अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस है मई मंथ की, ठीक। तो मई मंथ का पहला पार्ट अब ये शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं पहली न्यूज़। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड रिसीव्ड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम सेबी। तो जियो ब्लैक रॉक जो म्यूचुअल फंड है उसे फाइनल अप्रूवल मिल गया है, किससे? सेबी से, टू बिगिन म्यूचुअल फंड ऑपरेशन इन इंडिया। तो ये अब जो है म्यूचुअल फंड ऑपरेशन इंडिया में कर सकती है। दिस अप्रूवल अलाउज द ज्वाइंट 50-50 वेंचर। तो ये इसने जिसके साथ किया है ना, तो 50-50 पार्टनरशिप में है ये। और ये किसके साथ पार्टनरशिप में किया है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ब्लैक रॉक जो है उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस। कहाँ? इंडिया में। अब वो क्वेश्चन पता है वो कैसे पूछेंगे? वो पूछेंगे जो ब्लैक रॉक है उसने किसके साथ पार्टनरशिप करी है। तो आप क्या ऑप्शन आ जाएगा? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आप कर दीजिएगा। वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसने किसके साथ पार्टनरशिप करके म्यूचुअल फंड अपने बिजनेस में आए हैं। तो आप क्या कहोगे? ब्लैक रॉक। अब जो है इन दोनों का शेयर कितना है? 50-50%, ठीक है। इन्हें अप्रूवल किससे मिला है? सेबी से। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई, ठीक है। ये हो गई न्यूज़। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB एंड आदित्य बिरला कैपिटल ABCL, ठीक है। तो IPPB और ABCL ने मिलके हैव फॉर्म्ड ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू एनहेंस लोन एक्सेसिबिलिटी फॉर IPPB कस्टमर्स। तो किया क्या है, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसने आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के साथ मिलके एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है। किस चीज़ के लिए? लोन एक्सेसिबिलिटी को एनहेंस करने के लिए, ठीक है। लोन आसानी से मिल सके और किसके? IPPB कस्टमर्स को, ठीक है। तो ये किसके बीच में हुई है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसने किसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है लोन एक्सेसिबिलिटी एनहेंस करने के लिए। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आदित्य बिरला कैपिटल। या वो ऐसे पूछ सकते हैं आदित्य बिरला कैपिटल ने किसके साथ जो है लोन एक्सेसिबिलिटी के लिए पार्टनरशिप करी है। तो आपका आंसर क्या होगा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। क्लियर है? अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है HDFC बैंक हैज़ इनॉग्रेटेड ए करेंसी चेस्ट। तो HDFC बैंक ने एक करेंसी चेस्ट इनॉग्रेट किया है। कहाँ? उथनगुड़ी, मदुरई में उथनगुड़ी में इन्होंने करेंसी चेस्ट लॉन्च किया है। द न्यू फैसिलिटी इज इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशनल सिस्टम। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशनल सिस्टम से इक्विप्ड है। द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सिक्योरिटी एंड वर्ल्ड क्लास जर्मन मेड। तो ये जर्मन मेड जो इक्विपमेंट है उससे बनी हुई है ये फैसिलिटी, ठीक है। और ये रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी और प्रिसीजन के लिए यूज़ की जाएगी। समझ गए? तो HDFC बैंक ने करेंसी चेस्ट लॉन्च किया है। और ये कहाँ इनॉग्रेट किया है? मदुरई में। प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे पूछ सकते हैं कि HDFC बैंक ने कहाँ पे जो है अपना करेंसी चेस्ट लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है। तो आप क्या कहोगे? मदुरई, उथनगुड़ी। और अगर वो ये पूछे कि कौन सी बैंक है जिसने करेंसी चेस्ट लॉन्च किया है उथनगुड़ी, मदुरई में, तो आप क्या कहोगे? HDFC बैंक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनता है, इसीलिए आप टाइम लेके बस बैठ जाइएगा। टीवी पे देख रहे हो, टीवी पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे, आप आराम से बैठ के देखिएगा, अपने माइंड में जाने दीजिएगा, पूरे सबकॉन्शियस माइंड में। और उसके बाद आप जब क्विज दोगे तो आपको फिर से रिमाइंड हो जाएंगी ये चीज़ें। तो बस आपको ये मेरे सेशंस देखने हैं 6 मंथ के, और क्विज दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियाज़ आउटवर्ड रेमिटेंसेस अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। याद रखिएगा कि जो इंडिया के आउटवर्ड रेमिटेंस है ना, किसके? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS के अंतर्गत, उसमें डिक्लाइन आया है कितना? 6.85% का ईयर ऑन ईयर। मतलब कि जो पिछले साल था उसके
अगर हम कंपेयर करें तो 6.85% का डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। और ये कितना हो गया है, $29.56 बिलियन। 2025 में ये $29.56 है बिलियन डॉलर। और ये पिछले साल कितना था, 31.73%। तो 31.73% 24 में था और ये 25 में घटकर कितना हो गया, $29.56 बिलियन। और ये डिक्रीज़ कितना हुआ है, 6.85%। ठीक है, तो वो ऐसे पूछ सकते हैं कि इंडिया का आउटवर्ड रेमिटेंस किस स्कीम के अंतर्गत गिरा है, तो क्या कहोगे, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। और वो ऐसे भी पूछ सकते हैं इंडियाज़ आउटवर्ड रेमिटेंस कितना डिक्रीज़ हुआ है, तो वो तुम कहोगे 6.85%। वो ये पूछ सकते हैं कि 31.73 बिलियन था, बिलियन डॉलर, अब कितना हो गया, तो तुम्हें ये भी याद रखना है कि $29.56 बिलियन रह गया है। तो 4-5 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। और ये हुआ क्यों है, दिस डिक्लाइन वाज ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटी और म्यूटेड डोमेस्टिक इनकम ग्रोथ और हाई बेस इफेक्ट। ठीक है, तो ये कॉज भी हैं अपने। तो क्या हुआ है, इंडिया का आउटवर्ड रेमिटेंस जो है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत गिर गया है 6.85%। ये $29.56 बिलियन हो गया है $31.73 बिलियन से घटकर। क्लियर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है हमारे पास, द RBI हैज़ ऑफिशियली नोटिफाइड। तो ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है अल्टरेशन इन द नेम, नाम में बदलाव का, किसके, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये तो पढ़ चुके हैं आप लोग, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसका नाम अब बदल कर क्या हो गया है, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। तो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया किसका, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक से बदल के। और ये किस एक्ट के अंतर्गत हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखिए कि RBI के एक्ट 1934 के अंतर्गत सेकेंड शेड्यूल में इसका नाम बदल के कितना हो गया है, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक से स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये किस में हुआ है, RBI एक्ट 1934 सेकेंड शेड्यूल। फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है, द LIC हैज़ अपॉइंटेड रत्नाकर पटनायक एंड दिनेश पंत। ठीक है, तो रत्नाकर पटनायक और दिनेश पंत को एज इट्स MD। तो रत्नाकर पटनायक और दिनेश पंत को LIC का नया MD अपॉइंट कर दिया गया। दे विल टेक ओवर फ्रॉम जगन्नाथ मुखविली। तो जगन्नाथ मुखविली और तबलेश पांडे, इन दोनों को हटाकर किसे, रत्नाकर पटनायक और दिनेश पंत को अपॉइंट कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि किसकी जगह पे, रत्नाकर पटनायक जो है वो जगन्नाथ मुखविली की जगह पे आए और दिनेश पंत किसकी जगह पे आए, तबलेश पांडे। ऐसे क्वेश्चन वो घुमाकर पूछ रहे हैं। और ये हैं किसके, LIC के MD बने हैं, रत्नाकर पटनायक जगन्नाथ मुखविली की जगह पे और दिनेश पंत तबलेश पांडे की जगह पर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है हमारे पास, कॉइनबेस ग्लोबल इंक ऑफिशियली ज्वाइन द S&P 500 मार्किंग ए हिस्टोरिक मोमेंट। तो कॉइनबेस ग्लोबल जो है उसने ज्वाइन कर लिया किसे, S&P 500 को। और एज इट बिकम द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज टू बी लिस्टेड इन US बेंचमार्क इंडेक्स। तो US के बेंचमार्क इंडेक्स में S&P 500 जो है उसमें ग्लोबल कॉइनबेस ग्लोबल को जो है इंक्लूड कर लिया गया है। और ये फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो कि इसमें आई है। ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन आया है, कॉइनबेस ग्लोबल। और ये किस में आई है, S&P 500 के जो US बेंचमार्क इंडेक्स है उसमें इसे इंक्लूड कर लिया गया है। इट हैज़ टेकन द प्लेस ऑफ डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विस। इसने रिप्लेस भी तो किसी को किया है, क्योंकि उसमें जो ऊपर आ जाता है वो किसी को ना किसी को तो रिप्लेस करता है। तो डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज को इसने रिप्लेस किया है और कॉइनबेस ऊपर आ गया S&P 500 इंडेक्स में, विच वॉज एक्वायर्ड बाई कैपिटल वन। हाँ, तो कैपिटल वन ने इसे एक्वायर कर लिया है और ओपनिंग पोजीशन फॉर, हाँ, तो उसकी वजह से कॉइनबेस जो है वो ऊपर आ गया। कैपिटल वन ने एक्वायर कर लिया किसे, डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज को। और अगर पूछा जाए कॉइनबेस ने रिप्लेस किसे किया है, तो आपका आंसर क्या होगा, डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज। और ये किस में आया है, S&P 500 इंडेक्स में। ध्यान रखिएगा ये US का इंडेक्स है फेमस। तो ये तो हो गई आपकी न्यूज़। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, इंडसइंड बैंक साइंड ए पैक्ट विद AIC स्टिप नेक्स्ट, सॉरी STPI नेक्स्ट। इसकी फुल फॉर्म भी मैं बताऊंगा। इंडसइंड बैंक ने जो है साइन कर लिया एक पैक्ट किसके साथ, AIC STPI नेक्स्ट टू प्रोवाइड अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स एंड MSME इंटरनेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशन। तो इंडसइंड बैंक ने जो है AIC STPI नेक्स्ट के साथ में एक पैक्ट सॉल्यूशन साइन कर लिया है। और इसके थ्रू वो क्या प्रोवाइड कराएंगे, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को और MSMEs को फाइनेंशियल सॉल्यूशन, मतलब कि फाइनेंशियल नीड्स जो उनकी है वो फुलफिल करेंगे और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी उन्हें देंगे। AIC समझते हैं ना, अटल इनोवेशन सेंटर,
ध्यान रखिएगा। तो इंडस बैंक ने अटल इनोवेशन सेंटर एसटीपीआई नेक्स्ट के साथ में पार्टनरशिप करी है और उन्हें पैसा प्रोवाइड करेंगे स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को। तो एआईसी एसटीपीआई नेक्स्ट इज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। तो एसटीपीआई क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। ये किसके अंतर्गत है? अटल इनोवेशन सेंटर के अंतर्गत। और एसटीपीआई की फुल फॉर्म क्या? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। और ये सब किसके अंदर है? एआईसी एसटीपीआई नेक्स्ट ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY। ध्यान रखिएगा, फिर से पढ़ाता हूँ। इंडसइंड बैंक ने साइन किया है AIC STPI नेक्स्ट। तो ये वो पूछ सकते हैं कि AIC STPI नेक्स्ट ने किसके साथ जो है पार्टनरशिप करी है और वो फंड प्रोवाइड करा रहा है, तो आप क्या कहोगे? इंडसइंड बैंक। और अब वो ये भी पूछ सकते हैं कि AIC STPI नेक्स्ट जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो आप क्या कहोगे? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैंने हर तरीके से बताने की कोशिश करी है, ऐसे कोई नहीं पढ़ा रहा यार अलग अलग। मैं क्योंकि कई बार मेंस दे चुका हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं उसी तरह से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ है PNB साइंड एन एग्रीमेंट टू ऑफलोड इट्स एंटायर स्टेक। ऑफलोड का मतलब होता है बेच देना अपना शेयर, ठीक है। तो उसने अपना एंटायर स्टेक, एंटायर मतलब पूरा स्टेक, किसमें? इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ISARC, ठीक है। तो आई से इंडिया, SME हो गया, और ARC आर्क। तो ISARC में जो है PNB का जो शेयर था वो उसने बेच दिया है कितने में? 34.04 करोड़ रुपए में। और ये ध्यान रखिएगा, ये बेचा किसे है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड ए चेंज इन स्पॉन्सर एज वेल एज एन इक्विटी इन्फ्यूजन फ्रॉम मेसर्स। ये MSI इसका मतलब होता है मेसर्स ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। देखो आपको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, ये बहुत प्रोफेशनल लैंग्वेज लिखी हुई है। जो पंजाब नेशनल बैंक का ISARC में एंटायर स्टेक है वो उसने बेच दिया है ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को। कितने रुपए में? 34.04 करोड़ रुपए में। समझ गए? तो PNB ने ISARC में जो शेयर था उसका, वो अपना पूरा शेयर बेच दिया है ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को, और ये 34.04 करोड़ रुपए में बेचा है। अब ये जो ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, हु विल नाउ टेक ओवर PNB शेयर होल्डिंग इन ISARC। तो ISARC जो है ना, देखो ये मैं आगे बताता भी हूँ, ISARC ज्वाइंटली प्रमोटेड बाय सिडबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, सिडबी वेंचर कैपिटल। तो कई सारी कंपनीज का हिस्सा है इसमें ISARC में। तो जो PNB वाला जो हिस्सा है उसे अब किसे होल्ड करेगा? उसका मालिक कौन है? वो है आपका ऑथम इन्वेस्टमेंट। बाकी जो BOB का शेयर है, सिडबी का शेयर है, सिडबी वेंचर कैपिटल का शेयर है, वो उसका अपना उतना रहेगा। लेकिन ISARC में जो PNB का है वो 34.04 करोड़ रुपए में उसने बेच दिया है ऑथम इन्वेस्टमेंट को। तो ऐसा ही पूछ सकते हैं कि ऑथम इन्वेस्टमेंट ने ISARC में किसका हिस्सा, किसका शेयर खरीद लिया है, तो वो आप कहोगे PNB। वो ऐसे ही पूछ सकते हैं कितने करोड़ रुपए में, तो आप ये कहोगे 34.0 करोड़ में। अगर वो ये भी पूछ सकते हैं कितने % स्टेक, तो आप कहोगे पूरी एंटायर स्टेक उसका ले लिया है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह से ये इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने ये अलग तरीके से आपको 4-5 एंगल में बताया। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए यार, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट लग रहा है। मैं डायरेक्ट पढ़ के बता दूंगा, कोई नहीं जा रहा है मेरा, लेकिन मैं तो अलग अलग तरह से भी पढ़ के बता रहा हूँ, बहुत टाइम लग रहा है इसमें, ठीक। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और वीडियोस भी लाऊंगा अभी आपको, क्योंकि अलग अलग पेनाल्टीज़ हैं, मैं पेनाल्टीज़ पे अलग बना दूंगा, इंश्योरेंस अवेयरनेस पे, बिल्कुल प्योर इंश्योरेंस अवेयरनेस पे भी बना दूंगा, क्योंकि LIC आएगा उसमें तो इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आप लोग बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। अल्जीरिया हैज़ ऑफिशियली ज्वाइंड द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो जो अल्जीरिया है ना, उसने ज्वाइन कर लिया न्यू डेवलपमेंट बैंक को। कैसे? एज अनाउंस्ड बाय NDB प्रेसिडेंट डिल्मा रूसेफ। ये किसने अनाउंस किया है? NDB की जो प्रेसिडेंट है डिल्मा रूसेफ। अदर करंट मेंबर्स इंक्लूड बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट एंड इंडोनेशिया। तो अल्जीरिया ने जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर लिया है, और इसके अदर मेंबर्स भी हैं, बांग्लादेश है, UAE है। तो आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि रिसेंटली किसने ज्वाइन किया, तो आप क्या कहोगे? अल्जीरिया। ऑप्शन में अल्जीरिया होगा। ये पहले से है, बांग्लादेश भी है, UAE भी है, इजिप्ट भी है, इंडोनेशिया भी है। वो ऐसे पूछ सकते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर कौन नहीं है, तो आपको ये ऑप्शन याद रखने हैं, अल्जीरिया, बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट। सही। तो जो नहीं होगा वो आप लगा देना, या वो ऐसे ही पूछ सकते हैं कौन सा है, तो अल्जीरिया ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो क्विक पे, ठीक है, ए फिनटेक प्लेटफॉर्म है ये, बेस्ड इन न्यू दिल्ली। तो इसका हेडक्वार्टर क्विक पे का कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। हैज़ रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज पेमेंट एग्रीगेटर। तो क्विक पे को जो है पेमेंट एग्रीगेटर का अप्रूवल मिल गया है, कहाँ से?
आरबीआई से, ठीक, आरबीआई से मिला है। और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, तो क्विक पे को पेमेंट एग्रीगेटर का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है आरबीआई से अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। वो ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा एक्ट है, तो ये याद रखने होते हैं अपने लोगों को, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। क्लियर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, द आरबीआई विल ट्रांसफर ए रिकॉर्ड सरप्लस ऑफ 2,68,590 करोड़, 2,68,590 करोड़ रुपए का सरप्लस जो है वो किसे दे रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2025 में। भाई साहब अमाउंट याद रखना, आरबीआई कितना ट्रांसफ़र कर रही है? रिकॉर्ड सरप्लस है ये 2,68,590 करोड़ रुपए गवर्नमेंट इंडिया को 2025 में, रिफ्लेक्टिंग ए 27% इंक्रीज। और ये कितने परसेंट इंक्रीज, मतलब आप समझ पा रहे हो, जो पिछली बार दिया था ना उससे 27% का इंक्रीमेंट है इस बार। तो वो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि इस बार जो आरबीआई है वो कितना दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सरप्लस के रूप में। तो आपको याद रखना है अमाउंट 2,68,590। वो पूछ सकते हैं कि कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है सरप्लस में, तो आप याद रखोगे 27%, 27%। वो पूछ सकते हैं पिछली बार कितना था, क्योंकि ये रिलेटेड है, तो आप क्या कहोगे? 2,10,874 करोड़ रुपए ये 2024 में था। इस बार ये बढ़ के हो गया 2,68,590 करोड़ रुपए, और ये 27% का इंक्रीमेंट था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्लियर, अच्छी न्यूज़ है ये। और उसके बाद देख लेते हैं पेयू हैज़ रिसीव्ड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो ये जो है सब आप एक साथ लिख लीजिएगा, पेयू है, क्विक पे है, इन सबको अभी मैंने क्विक पे ही तो पढ़ाया था, हाँ क्विक पे पढ़ाया था, और फिर पेयू है आपके पास। तो इन दोनों को पेमेंट एग्रीगेटर का जो है दर्जा मिल गया है आरबीआई से, और ये देता कौन है? आरबीआई, आप ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, क्योंकि ये तो ईजी थी। केनरा बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड केनरा ट्रू एज। याद रखना ट्रू एज किसने लॉन्च किया है? केनरा बैंक ने। ए स्पेशलाइज्ड सूट ऑफ सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स डिजाइन फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स लाइक ट्रस्ट, सोसाइटीज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। देखो ये दिस न्यू ऑफरिंग विद द टैगलाइन, हाँ टैगलाइन जरूर याद कर लेना यार, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखो वहाँ पर कुछ भी मिस मत करो। तो केनरा बैंक ने केनरा ट्रू एज लॉन्च किया है, ठीक। और ये जो है इसकी टैगलाइन क्या है? ग्रो विद ट्रस्ट, लीड विद एज, एम्स टू प्रोवाइड टेलर्ड बैंकिंग सॉल्यूशन। हाँ सही है। तो केनरा बैंक ने केनरा ट्रू एज लॉन्च किया है, और इसकी टैगलाइन क्या है? ग्रो विद ट्रस्ट, लीड विद एज। क्लियर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़, ये बड़ी है, आप देख लीजिए अच्छे से। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई जो है उसने लॉन्च किया है इनोवेटिव टर्म डिपॉजिट स्कीम। तो इनोवेटिव एक टर्म डिपॉजिट स्कीम इसने लॉन्च करी है कॉल्ड यूनियस वेलनेस डिपॉजिट। तो वेलनेस प्रोग्राम जो है, वेलनेस डिपॉजिट किसने लॉन्च किया है? देखो ये यूनियन वेलनेस डिपॉजिट है ना, वो यूनियन हटा देंगे क्योंकि उससे तो आप समझ जाओगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। वो ऐसे पूछेंगे कि वेलनेस डिपॉजिट किसने लॉन्च किया है, तो आप क्या कहोगे? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डिजाइन टू कैटर टू रिटेल कस्टमर्स बाय कंबाइनिंग फाइनेंशियल ग्रोथ विद बेनिफिट्स। अच्छा आगे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी मैंने इसे और लिया है। द स्कीम इज अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एज 18 to 75, ठीक 18 से 75 एज के बीच में उन लोग के लिए अवेलेबल है। कैन बी ओपनड इन बोथ इंडिविजुअल एंड जॉइंट अकाउंट फॉर्मेट, इंडिविजुअल और जॉइंट अकाउंट फॉर्मेट में भी हो सकता है। टू पार्टिसिपेट कस्टमर्स मस्ट इन्वेस्ट ए मिनिमम ऑफ 10 लाख, तो मिनिमम 10 लाख रुपए ज़रूरत होगी विद द मैक्सिमम डिपॉजिट कैप्ड एट 3 करोड़, तो 10 लाख से 3 करोड़ की लिमिट है। सही है इसमें, किसमें? वेलनेस डिपॉजिट में। द टर्म डिपॉजिट हैज़ ए फिक्स टेन्योर ऑफ 375 डेज। तो ये जो वेलनेस डिपॉजिट है वो 375 दिनों का है, ड्यूरिंग विच डिपॉजिटर विल अर्न एन एनुअल इंटरेस्ट रेट, तो 6.75 इंटरेस्ट रेट से आप अर्न करोगे विद एन एडिशनल 0.50 फॉर सीनियर सिटीजन के लिए 0.50 और बढ़ा दी जाएगी, तो लगभग 7 के ऊपर पहुंच जाएगी। लेकिन जो बाकी के लिए है ये 6.75% के इंटरेस्ट रेट से आप अर्न करोगे इसमें, और 375 दिन की है, 10 लाख से स्टार्ट है, 3 करोड़ तक इसकी लिमिट है। और वेलनेस डिपॉजिट किसने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है। 18 से 75 के बीच की इसकी सीमा है, आयु सीमा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। एसबीआई कार्ड एंड अपोलो हेल्थ को हैव लॉन्च्ड ए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, और इसका नाम क्या है? अपोलो एसबीआई कार्ड सेलेक्ट। तो वो ऐसे पूछेंगे कि सेलेक्ट जो है ये किसने लॉन्च किया है, या फिर वो ऐसे पूछ सकते हैं कि एसबीआई ने जो है सेलेक्ट लॉन्च किया है कार्ड, ठीक, किसके साथ मिलके, तो आप क्या कहोगे? अपोलो हेल्थ को।
ध्यान रहेगा। या वो ऐसे भी पूछ सकते हैं अपोलो हेल्थ को ने किसके साथ मिलकर जो है पार्टनरशिप करी है, तो आप क्या कहोगे एसबीआई कार्ड के साथ। एसबीआई बैंक अलग है, एसबीआई कार्ड अलग है, ठीक। तो अपोलो हेल्थ कॉर्पोरेशन ने एसबीआई कार्ड के साथ मिलके क्या लॉन्च किया है, सेलेक्ट, ठीक है। ये क्रेडिट कार्ड है, वो ऐसे पूछेंगे कि सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड एसबीआई ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया, एसबीआई कार्ड ने, तो तुम पता होगा अपोलो हेल्थ। या फिर वो ऐसे पूछ लेंगे अपोलो हेल्थ ने किसके साथ, एसबीआई कार्ड, क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है, सेलेक्ट। क्लियर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास इंडियन बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस 2 न्यू एफडी स्कीम्स हैं, ठीक है। किसने लॉन्च करी है, इंडियन बैंक ने। अच्छा, ये है कौन कौन सी, इंड सिक्योर और इंड ग्रीन। इंड सिक्योर और इंड ग्रीन लॉन्च करी है। इंड सिक्योर जो है वो 444 डेज़ की है, ठीक है, 444 दिनों की है। और इंड ग्रीन जो है वो 555 दिनों की है। याद रखिएगा, इंड सिक्योर है 444 दिनों की, इंड ग्रीन है 555 दिनों की। इट हैज़ डिसकंटिन्यूड द इंड सुपर 400 डेज और इंड सुप्रीम, देखो सुपर सुप्रीम इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी है, और सिक्योर और ग्रीन वो पास करिए। ग्रीन से याद रखना कि ग्रीन पास कर देते हैं, तो पास करिए ग्रीन और सिक्योर, और डिसकंटिन्यू करिए सुप्रीम और सुपर सुप्रीम डिसकंटिन्यू करिए। और जो सिक्योर स्कीम है वो 444 डेज़ की है, और ग्रीन स्कीम 555 डेज़ की, ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर देख लेते हैं, और ये किसने लॉन्च करी है, इंडियन बैंक ने, सिक्योर और ग्रीन। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास आरबीआई हैज़ इम्पोज्ड है मॉनेटरी, देखो मॉनेटरी जितनी भी पेनाल्टीज़ हैं ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, बहुत आती हैं ये और बहुत सारी होती हैं। मैं इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, 3 मंथ का बना दूंगा, और अगर लास्ट में ज़रूरत पड़ी तो 6 मंथ का एक अकेला ही बना दूंगा, ठीक। लेकिन आप लोग तब तक तो पढ़ते रहिए जितने मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। द आरबीआई हैज़ इम्पोज्ड ए मॉनेटरी पेनाल्टी ऑफ रैस 50 लाख, ठीक। तो 50 लाख रुपए की पेनाल्टी किस पे लगाई है, ड्यूश बैंक पे, इंडिया फॉर नॉन कम्प्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस। तो देखो कौन सी डायरेक्शंस हैं, क्रिएशन ऑफ ए सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ लार्ज कॉमन एक्सपोजर्स अक्रॉस बैंक्स। ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, देखो ये पीओ लेवल का है, और मैं बता रहा हूँ इसमें अगर आपके क्वेश्चन 2 नंबर वाले हो गए ना, आपके मज़े आने वाले हैं। आप अकेले ये पूरा एग्ज़ाम निकाल ले जाओगे, एज ले जाओगे। तो ये पेनाल्टीज़ हैं, ये मैं क्यों बैंकिंग अवेयरनेस पे इतना जोर दे रहा हूँ, इतने बड़े बड़े वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं से सिलेक्शन होगा आपका आईपीएस पीओ में, समझ रहे हैं। वो डिटेल में लंबे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्या किया है, आरबीआई ने ड्यूश बैंक पे 50 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है, और जो कारण है वो ये है क्रिएशन ऑफ ए सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ लार्ज कॉमन एक्सपोजर्स अक्रॉस बैंक्स। तो बैंक्स के अक्रॉस जो है इन्होंने सेंट्रल रिपोजिटरी किसकी, लार्ज कॉमन एक्सपोजर्स की क्रिएट की थी, ठीक है, ये कारण था इसका, ठीक। ध्यान रखिए, क्रिएशन ऑफ ए सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ लार्ज कॉमन एक्सपोजर्स अक्रॉस बैंक्स, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट न्यूज़, एलआईसी हैज़ सिक्योर्ड ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो एलआईसी ने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है फॉर सेलिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। देखो इंश्योरेंस वाली बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अभी आपका NIACL EO भी है, और LIC EO भी आ रहा है, OICL असिस्टेंट भी आ रहा है, तो बहुत सारी जॉब्स हैं, NIACL भी है, कई सारी जॉब्स हैं, तो ये इंश्योरेंस वाली भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। LIC ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, सेलिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज विद इन ए सिंगल डे। एक दिन में सबसे ज़्यादा पॉलिसीज बेचने का। कब बनाया है, 20 जनवरी को, डेट याद रखिएगा, 20 जनवरी 2025 को बनाया है। LIC's एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ 4,52,839, तो 4,52,839 एजेंट्स के मदद से इन्होंने 5,88,107 पॉलिसी बेची हैं। देखो ये जितने भी अमाउंट और डेट हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 20 जनवरी 2025 को बेचे हैं, रिकॉर्ड बनाया है। 4,52,839 एजेंट्स थे और 5,88,107 पॉलिसी बेची हैं इस दिन, ठीक। और ये दिस अचीवमेंट वाज ड्रिवन बाय मैड मिलियन डे। तो इसे जो है मैड मिलियन डे के दिन जो है इसे नाम दिया गया, कह सकते हो, ठीक है, लेड बाई MD एंड CEO सिद्धार्थ मोहंती। और ये जो इनिशिएटिव है इसमें सबसे ज़्यादा मदद किसने करी, कंट्रीब्यूट किसने किया, सिद्धार्थ मोहंती के अंडर ये हुआ है, क्योंकि वही है MD एंड CEO सिद्धार्थ मोहंती जी। और ध्यान रखिएगा पॉलिसीज़, ध्यान रखिएगा जो डेट है 20 जनवरी, और एजेंट्स हैं 4,52,839 और पॉलिसीज़ थी 5,88,107, और ये LIC ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़।
देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। यस बैंक वाज फाइंड 29.60 लाख फॉर नॉन कंप्लायंस विद द आरबीआई डायरेक्शन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो यस बैंक पे फाइन लगाया गया है 29.60 लाख रुपए का, और ये आरबीआई ने लगाया है किस लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिस्पैरिटी थी, ठीक है, डिसऑर्डर था। इस वजह से यस बैंक पे 29.60 लाख रुपए का फ़ाइन लगाया गया है, ठीक। और उधर तो मैंने बता ही दिया था कि ड्यूश बैंक पे 50 लाख का था। और उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है हमारे पास IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन रेज्ड 3000 करोड़ रुपीस फ्रॉम द डोमेस्टिक डेट मार्केट थ्रू बॉन्ड्स मैच्योरिंग इन 5 years एट ए रिकॉर्ड लो रेट एट 6.65%। तो जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसने 3000 करोड़ रुपए रेज़ किए हैं, किससे? डोमेस्टिक डेट मार्केट से। डोमेस्टिक डेट मार्केट थ्रू बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स उसके मैच्योर हो रहे हैं 5 साल में, और ये रेट क्या है इसके? 6.65%। ध्यान रखिएगा कि जो IRFC है उसने 3000 करोड़ रुपए रेज़ किए हैं, किससे? डोमेस्टिक डेट मार्केट थ्रू बॉन्ड मैच्योरिंग इन 5 years, जो 5 साल में मैच्योर हो रहे हैं। रिकॉर्ड लो रेट कितनी? 6.65%, ठीक है। तो वो पूछ सकते हैं IRFC ने कितने रेस किए हैं डोमेस्टिक डेट मार्केट से, तो कितने हैं? 3000 करोड़ रुपए, और रेट कितनी है उसकी? 6.65%। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो FDI है इनटू इंडिया क्रैश बाय मोर देन 96% से क्रैश कर गई टू जस्ट 353 मिलियन इन 2024-25। तो जो 2024-25 में जो FDI है वो कितनी है? 353 मिलियन। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो हाँ 300, अच्छा ये 353 तो जो है ये इस साल की है, और अगर पिछले साल की बात करें तो ये थी 10.1 बिलियन। समझ रहे हैं? तो 10.1 बिलियन लास्ट ईयर थी, और इस बार ये कितनी रह गई है? 353 मिलियन। तो ये 0.4 बिलियन है, मतलब कि काफ़ी घट गई है, और ये कितनी गिरी है? 96% से। ध्यान रखिएगा, तो अच्छा खासा काफ़ी इसमें डिक्रीज़ हुआ है। अगर वो पूछे 2024-25 में कितनी है तो 353 मिलियन है, और अगर पूछे 2023-24 में कितने थे FDI तो कितना था? 10.1 बिलियन। अगर क्रैश डिक्रीज़ कितना हुआ है? 96%, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और हाँ बस यही है, ये RBI ने डेटा दिया है, और नेट FDI 353 मिलियन है 2024-25 का। 2023-24 में 10.1 बिलियन था। बस यही हैं चीज़ें। और फिर देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। RBI इम्पोज्ड अ पेनाल्टी ऑफ 63.60 लाख। तो RBI ने 63.6 लाख की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे जो है पेनाल्टी लगाई है, और वॉलेटिंग प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड फेलिंग टू कंप्लाई विद गाइडलाइंस रिलेटेड टू क्रेडिट फ्लो ऑफ टू एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली इन प्रोवाइडिंग कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन। तो RBI ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे 63.60 लाख की पेनाल्टी लगाई है। किस लिए? कि जो क्रेडिट फ्लो था एग्रीकल्चर में, पर्टिकुलरली जो कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स थे, उसमें कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ करी है इन लोगों ने। इसलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे 63.60 लाख की RBI ने पेनाल्टी लगा दी है। और ये किस लिए? एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं कोलेटरल फ्री, उसमें कुछ ना कुछ इन्होंने डिसऑर्डर क्रिएट किया है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास RBI हैज़ इम्पोज्ड ए पेनाल्टी ऑफ, ये भाई बहुत कितनी है ये? 1 मिनट, 1,61,66,868 रुपये की, ठीक है। तो ये 1,66,000 रुपये की है। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे पॉइंट लगाए क्योंकि, और ये किस लिए है? डिस्क्रिपेंसीज फाउंड इन बैंक्स हैंडलिंग ऑफ सॉइल्ड बैंक नोट्स। अच्छा, तो जो बैंक के नोट है ना वो गंदे होते हैं कुछ, तो इसलिए जो है पेनाल्टी लगाती है 1,66,868.84 रुपये की। ध्यान रखिएगा, 1,66,868.84 रुपये की। और ये किस पे लगाई है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे। और ये किस लिए लगाई है? सॉइल्ड नोट्स थे,
और एटीएम कैश आउट ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ डिस्पैरिटी थी, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉइल्ड नोट्स के लिए ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और एटीएम कैश आउट ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए 1,66,868.84 रुपये की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे लगा दी गई है पेनाल्टी। फिर देख लेते हैं अपने लोग, फिर है हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया इज़ टू होस्ट पीएसबीज फिनटेक एंड साइबर सिक्योरिटी हैकाथन। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं ना, तो जो बैंक ऑफ इंडिया है वो होस्ट कर रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की फिनटेक एंड साइबर सिक्योरिटी हैकाथन 2025 इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी हैदराबाद। तो ये वो, अब पता ये क्वेश्चन घूम के आएगा, वो ये पूछें कि आईआईटी हैदराबाद ने किसके साथ मिल के जो है साइबर सिक्योरिटी हैकाथन लॉन्च करी है। तो आईआईटी हैदराबाद किसके साथ है, बैंक ऑफ इंडिया और IDRBT। तो तीन इसमें कई सारी जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ध्यान रखिए कि बैंक ऑफ इंडिया ने आईआईटी हैदराबाद और IDRBT के साथ मिलके साइबर फिनटेक एंड साइबर सिक्योरिटी हैकाथन 2025 में लॉन्च करी है। दिस इनिशिएटिव इज़ पावर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल, तो DFS के अंतर्गत हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो आती है, और इंडियन बैंक एसोसिएशन, ठीक, ये भी इसमें जो है कोलैब कर रहे हैं। तो फिर से मैं समझा देता हूँ, जो बैंक ऑफ इंडिया है वो PSB की फिनटेक एंड साइबर सिक्योरिटी हैकाथन इनॉग्रेट कर रही है। किसके साथ कोलैबोरेशन में, IIT हैदराबाद और IDRBT। दिस इनिशिएटिव इज़ पावर्ड बाय, ये किसके अंतर्गत कंट्रोल किया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS, और ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। तो यही था बस, ठीक। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो IIBF जो है, और इंडियन ओवरसीज बैंक जो है IOB हैव इंक्ड ए MOU फॉर ए टेलर्ड इलेक्ट्रॉनिक ई लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। तो ई लर्निंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन MSMEs। हाँ, तो छोटी सी न्यूज़ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस जो IIBF है, उसने इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ में पार्टनरशिप करी है ई लर्निंग के लिए और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन MSME। तो MSME पे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किसने IIBF और इंडियन ओवरसीज बैंक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़, और नेक्स्ट न्यूज़ है LIC हैज़ इंक्रीज्ड इट्स स्टेक इन बैंक ऑफ इंडिया टू 8.38%। तो LIC ने जो है अपना स्टेक बढ़ा दिया है किसमें, बैंक ऑफ इंडिया में, और ये कितना कर दिया है, 8.38%। द इंक्रीज इन स्टेक फ्रॉम 6.35% टू 8.38%। तो ये जो स्टेक है LIC ने जो बैंक ऑफ इंडिया में 8.38% किया, ये कितने से किया है, 6.35% से। एंड इट वॉज डिस्क्लोज बाई BOI इन स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग। हाँ, तो स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के टाइम पे बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो है डिस्क्लोज किया है कि LIC ने जो है अपना स्टेक बैंक ऑफ इंडिया में 6.35% से 8.38% कर लिया है, ठीक। तो ये वो पूछ सकते हैं कि LIC ने बैंक ऑफ इंडिया में अपना स्टेक कितना कर लिया है और कितने से कर लिया है, तो 6.35% से 8.38% कर लिया है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया हैज़ साइंड ए MOU। तो बैंक ऑफ इंडिया ने MOU साइन की है किसके साथ, साधन के साथ। एन RBI अपॉइंटेड सेल्फ रेगुलेटरी फॉर माइक्रो फाइनेंस एंड इम्पैक्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो एक ये इंस्टीट्यूशन है साधन, और बैंक ऑफ इंडिया ने जो है साधन के साथ में MOU फॉर्म की है टू एनहेंस फाइनेंशियल एक्सेस, फाइनेंसिंग एक्सेस फॉर स्मॉल माइक्रो एंड वुमेन। तो जो स्मॉल होते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं और वुमेन लेड एंटरप्राइजेस हैं, जो बिजनेसेस हैं, उन्हें फाइनेंस करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने साधन के साथ पार्टनरशिप करी है। ये हो गई न्यूज़। ऐसे पूछ सकते हैं कि साधन के साथ में किसने जो है पार्टनरशिप करी है, वुमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स को और स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने के लिए, तो आप क्या कहोगे, बैंक ऑफ इंडिया ने। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। HDFC बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड बिज प्लस करंट अकाउंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बिज प्लस करंट अकाउंट किसने लॉन्च किया है, तो आप क्या कहोगे, HDFC बैंक ने। ए न्यू सूट ऑफ करंट अकाउंट ऑफरिंग्स टेलर्ड फॉर माइक्रो। हाँ, तो ये MSME के लिए लॉन्च किया गया है, और वो ऐसे पूछ सकते हैं कि HDFC ने जो है MSMEs के लिए कौन सा करंट अकाउंट लॉन्च किया है, तो उसमें ऑप्शन होंगे कई सारे, बिज प्लस भी होगा और भी ऑप्शन होंगे, तो आप बिज प्लस लगाओगे। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि बिज प्लस किसने लॉन्च किया है, तो क्या होगा, HDFC बैंक। क्लियर है। और उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी नए हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक, क्योंकि देखिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आप लोगों को जो भी नए पर्टिकुलर वीडियोस चाहिए हो, आप बस कमेंट कर दीजिए, मैं बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। और पिछली बार भी मैंने ऐसा किया था, जब आप लोगों ने डिमांड की थी तो मैंने अपलोड कर दिए थे बना के। और
आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अप्रैल के चाहिए तो अप्रैल मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग अप्रैल के देख लीजिएगा जाके। टॉपिक वाइज एमओयू भी अपलोड कर दिया मैंने, और बैंकिंग और इंश्योरेंस अवेयरनेस भी कर दी है, डेज भी कर दिए हैं, ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, द आरबीआई सोल्ड ए रिकॉर्ड $398.71 बिलियन ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन ए ग्रॉस बेसिस। तो आरबीआई ने सोल्ड करी है $398.71 बिलियन की फॉरेन करेंसी ऑन ए ग्रॉस बेसिस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25, तो 2025 में, टू डिफेंड इंडियन रुपी। इंडियन रुपी को डिफेंड करने के लिए जो है ना, आरबीआई ने सोल्ड करी है $398.71 बिलियन की फॉरेन करेंसी। और किसके बीच में? एमिड मतलब बीच में ग्लोबल फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी। तो जो फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी चल रही है ना, इसके बीच में भी आरबीआई ये बता रहा है कि आरबीआई सोल्ड ए रिकॉर्ड $398.71 बिलियन की फॉरेन करेंसी जो है सोल्ड करी है। और ये किस में? फाइनेंशियल ईयर 25 में। अगर हम पिछले साल की तुलना करें तो पिछले साल ये बहुत कम थी, $153.03 बिलियन, और इस बार 398, तो ये लगभग 50% से भी ज़्यादा जा रही है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अगर वो पूछें कि जो है इंडियन रुपी को डिफेंड करने के लिए आरबीआई ने कितने जो है फॉरेन करेंसी को सोल्ड किया है, तो आप क्या कहोगे? $398.71 बिलियन। क्लियर। और अगर पिछले साल का कम ही पूछते हैं, लेकिन आप याद रखना 153.03 बिलियन था। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास एक्सिम बैंक, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी कहते हैं जिसे। देखिए अभी मैं इसमें जो है ना बैंक्स के हेडक्वार्टर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं जब जुलाई में लाऊंगा, जून की लाऊंगा, तो उसमें लिख दूंगा, जिससे आपको तुरंत का तुरंत याद भी हो जाए। ऐसे जो है मुझे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, लेकिन जून और जुलाई में मैं 100% इसके बैंक के हेडक्वार्टर भी लिखूंगा, MD एंड CEO भी लिखूंगा। अप्रैल वाले में मैंने लिख दिया था, अब जून या जुलाई वाले में भी लिख दूंगा, जिससे आप पेपर देने जाओगे तो आपको याद रहेगा, ठीक। फिलहाल देखते हैं, एक्सिम बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ मंगोलिया। तो एक्सिम बैंक ने जो है ना गवर्नमेंट ऑफ मंगोलिया के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $700 मिलियन। तो $700 मिलियन की LOC फॉर्म की गई है गवर्नमेंट ऑफ मंगोलिया के बीच में और अपनी जो इंडिया की एक्सिम बैंक है उसके बीच में, फॉर फाइनेंसिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रूड ऑयल रिफाइनरी प्लांट। तो मंगोलिया में जो है ना क्रूड ऑयल रिफाइनरी प्लांट एक ये लोग बना रहे हैं, और उसके लिए जो है इनके बीच में डील हुई है कितने की? $700 मिलियन की, इसके एक्सिम बैंक और गवर्नमेंट ऑफ मंगोलिया। और ये जो है कंस्ट्रक्शन किसका कर रहे हैं? क्रूड ऑयल रिफाइनरी प्लांट। कहाँ पर? मंगोलिया में। तो ऐसे वो पूछेंगे कि मंगोलिया में कि क्रूड ऑयल रिफाइनरी जो है फॉर्म हो रही है, और उसके लिए कौन फाइनेंस कर रहा है? तो आप क्या कहोगे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, आरबीआई कैंसिल द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ HCBL कोऑपरेटिव बैंक बेस्ड इन लखनऊ। तो आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है HCBL कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस, एज द डिड नॉट हैव एडुकेट कैपिटल। तो इनके पास पैसे ही नहीं थे, तो फिर ये कहाँ से करते? सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करवा पाएंगे। एंड द बैंक ऑल्सो फेल्ड टू कंप्लाई विद मल्टीपल प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हाँ, तो आप यही कहें कि इनएडिक्वेट कैपिटल की वजह से जो है HCBL का लाइसेंस कैंसिल कर दिया आरबीआई ने। HCBL कोऑपरेटिव बैंक थी ये, याद रखिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस हैज़ पार्टनर्ड विद स्पार्टन, और इसे क्या बोलते हैं? डी लियोन स्प्रिंग्स LLC, इसका ये दूसरा नाम है। ये सब्सिडरी ऑफ एल्बिट सिस्टम्स। तो एल्बिट सिस्टम्स की ये सब्सिडरी है स्पार्टन डी लियोन स्प्रिंग्स LLC। उसके साथ जो अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने पार्टनरशिप करी है टू डेवलप एंड मैन्युफैक्चर एडवांस एंटी सबमरीन वारफेयर। तो ASW जो है, ASW सिस्टम्स बनाने के लिए अडानी डिफेंस ने स्पार्टन के साथ, जो कि किसकी सब्सिडरी है? एल्बिट सिस्टम्स की, पार्टनरशिप करी है ASW सिस्टम्स बनाने के लिए, इंक्लूडिंग सोनोवियोस इन इंडिया। दिस कोलैबोरेशन एम्स टू एनहेंस इंडियाज मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटी। तो जो इंडिया की मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटी है ना, उसे और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए अडानी डिफेंस ने स्पार्टन के साथ, जो कि सब्सिडरी है एल्बिट सिस्टम्स की, एक पार्टनरशिप करी है ASW सिस्टम बनाने के लिए। ASW क्या? एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम्स बनाने के लिए। अडानी डिफेंस ने किसके साथ? स्पार्टन के साथ। और स्पार्टन सब्सिडरी किसकी है? एल्बिट सिस्टम्स की। इसे स्पार्टन को डी लियोन स्प्रिंग्स भी कहते हैं। क्लियर है? फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज सैंक्शनड 1500 करोड़ रुपीज़। तो 1500 करोड़ रुपए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सैंक्शन किए हैं टू द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, देखो याद भी रहेगा आपको, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को किसने
1500 करोड़ रुपए दिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र ने ही किए होंगे। द अमाउंट इज़ फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम एरियाज, जो स्लम एरियाज होते हैं ना उसके रीडेवलपमेंट के लिए अलॉन्ग द ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे घाटकोपर। तो जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है ना घाटकोपर, वहाँ पर जो है स्लम एरियाज हैं जितने भी, उन्हें डेवलपमेंट के लिए किसने, MMRDA ने, MMRDA को, ठीक है, कितने दिए, 1500 करोड़ रुपए। किसने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र में ही दिए हैं स्लम एरियाज़ को रीडेवलपमेंट के लिए। कहाँ पर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे घाटकोपर मुंबई में। दिस इज पार्ट ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट विच हैज़ ए टोटल कॉस्ट ऑफ 8,498 करोड़। अच्छा, तो ये जो टोटल कॉस्ट है ना इसका, ये देखो पहली बात तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे क्या कह रहे हैं, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट, और इसका जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है, 8,498 करोड़ रुपए। तो ध्यान से समझिएगा कि एक प्रोजेक्ट है स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट। इसके तहत जो है ना वहाँ के जो स्लम एरियाज़ हैं उन्हें रीडेवलप किया जा रहा है, फिर से अच्छा बनाया जा रहा है, और इसका जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है, 8,498 करोड़ रुपए। लेकिन जो इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है, 1500 करोड़ की। वो कौन फाइनेंस कर रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। समझ गए। और ये किस एरिया में अभी जो 1500 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं, वो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इन घाटकोपर। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1500 करोड़ रुपए बैंक ऑफ महाराष्ट्र दे रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट की, और जो टोटल कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट का वो 8,498 करोड़ है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हमारे पास, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT हैज साइंड ए MOU विद द ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो जो DPIIT है ना उसने MOU साइन की है किसके साथ में, GEAPP ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट टू सपोर्ट अर्ली स्टेज क्लाइमेट स्टार्टअप इन इंडिया। तो जो इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं ना, स्पेशली कौन से, टू सपोर्ट अर्ली स्टेज क्लाइमेट टेक स्टार्टअप जो हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, उनको सपोर्ट करने के लिए DPIIT ने, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एक MOU साइन की है किसके साथ में, GEAPP। इन दोनों की फुल फॉर्म भी याद रखना, और ये क्लाइमेट टेक स्टार्टअप के लिए जो है सपोर्ट कर रहे हैं, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हमारी IRDAI से रिलेटेड। इंश्योरेंस वाले सुन लो, जो भी NIACL के लिए हैं, OICL के लिए हैं, LIC के लिए हैं, WO के लिए, सुन लीजिए। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI इम्पोज 1 करोड़ पेनाल्टी टू एको जनरल इंश्योरेंस। एको जनरल इंश्योरेंस पे IRDAI ने 1 करोड़ की जो है पेनाल्टी लगा दी है, और ये किसके लिए, टू वायलेशंस इन्वॉल्विंग आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़ एंड इम्प्रॉपर कमीशन रिवार्ड पेमेंट्स टू इंश्योरेंस। अच्छा, इम्प्रॉपर कमीशन दे रहे थे ये एजेंट्स को और इंटरमीडिएट्स को, और वायलेशंस थी आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़ को लेके, ठीक। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है इन्हें 1 करोड़ की लगाई गई है पेनाल्टी एको जनरल इंश्योरेंस पे, और IRDAI ने लगाई है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। कोल इंपोर्ट्स डिक्रीज्ड बाई 7.9% इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। तो जो कोल इंपोर्ट है ना वो डिक्रीज़ हो गया 7.9% से 2024-25 में, और ये कितना हो गया, 243.62 मिलियन टन। अगर हम पिछले साल की बात करें तो ये कितना था, 264.53 मिलियन टन। 264.53 मिलियन टन ये पिछले साल था। इस साल कितना है, 243.62 मिलियन टन, और जो डिक्रीज़ हुआ है वो कितना हुआ, 7.9%। याद रहेगा ना, पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट, देखो वो बहुत वैरायटी में क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको पढ़ना सब है। फिर देख लेते हैं। दिस रिडक्शन रिजल्टेड इन फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। जो रिडक्शन है ना उससे हुआ क्या है, फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स जो है वो उसमें जो है चेंज आया है, और ये कितना हो गया है, 7.93 बिलियन। और उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। हाँ, नेक्स्ट है फिर हमारे पास द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है, अमेंडेड रूल 8 ऑफ द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स SCRR 1957। दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड्स रेगुलेटरी क्लैरिटी एंड प्रमोट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर स्टॉक ब्रोकर्स। देखो यार, ये जो है ना ट्रेडिंग से रिलेटेड है, और थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, उसमें जो है रूल 8 जो है उसमें अमेंडमेंट हुए, कुछ संशोधन हुए हैं, और ये किस में है,
सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। और ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये किस लिए हुए? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, मतलब कि बिज़नेस जो है ना स्टॉक ब्रोकर्स के लिए वो आसानी से वो कर सकें, ठीक, इसलिए जो है ये किए गए हैं। और ये किस में हुए हैं? SCRR 1957 के रूल 8 में, ठीक, रूल 8 SCRR 1957 के रूल 8 में। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास SBM बैंक एंड ICICI Prudential Life Insurance Company have entered into a bank insurance partnership to offer array of life insurance products। मतलब कि कई सारे प्रोडक्ट्स होंगे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। SBM बैंक ने किसके साथ? ICICI Prudential। देखो यार, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी जो है पार्टनरशिप करती हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके इंश्योरेंस सेल हो सके, ठीक है, बैंकिंग कस्टमर्स के। तो SBM बैंक ने जो ICICI Prudential के साथ बैंक इंश्योरेंस किया है और वो प्रोवाइड करेंगे अलग अलग तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। बस यही है SBM बैंक ने ICICI Prudential लाइफ इंश्योरेंस के साथ, ठीक है, SBM बैंक ICICI Prudential लाइफ इंश्योरेंस। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास TCS। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अनाउंस ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद खान बैंक, ए लीडिंग कमर्शियल बैंक इन मंगोलिया। तो जो TCS है ना वो मंगोलिया की खान बैंक के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रही है टू मॉडरेट इट्स डिजिटल, हाँ, तो अपने जो बैंकिंग सिस्टम है उसे और ज़्यादा अच्छा करने के लिए किसके साथ? TCS के साथ, खान बैंक मंगोलिया की। क्लियर? फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। ये है RBI हैज़ ग्रांटेड एमिरेट्स NBD बैंक PJSC इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू एस्टेब्लिश अ होली ओन सब्सिडरी इन इंडिया। तो RBI जो है ना उसने ग्रांट कर ली है एमिरेट्स जो NBD बैंक है PJSC अप्रूवल टू एस्टेब्लिश अ होली ओन सब्सिडरी इन इंडिया। एमिरेट्स NBD बैंक PJSC विल बिकम द थर्ड फॉरेन बैंक टू हैव ए प्रेजेंस इन इंडिया। अच्छा, अब ये अपना यहाँ पे बिजनेस कर सकती है। RBI ने मंजूरी दे दी है किसे? एमिरेट्स NBD बैंक PJSC को, ठीक, और ये थर्ड बनी है फॉरेन बैंक वाया WOS रूट, मतलब कि होली ओन्ड सब्सिडरी। तो ये जो है RBI ने इसे मंजूरी दे दी है किसे? NBD बैंक PJSC को, और वो अब यहाँ पर अपना बिजनेस कर सकती है। और ये WOS होली ओन्ड सब्सिडरी रूट के थ्रू जो है तीसरी बैंक है, ये तीसरी फॉरेन बैंक यहाँ पर बिजनेस करने वाली। कौन? NBD बैंक PJSC। एमिरेट्स मिडिल ईस्ट की होगी कोई सी, सही है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड हैज़ ऑब्टेन्ड ए $2.9 बिलियन डुअल करेंसी लोन। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है उसने 2.9 बिलियन डुअल करेंसी लोन जो है ऑब्टेन किया है, सही है। एंड दिस इज़ द हाईएस्ट ऑफशोर लोन दैट एन इंडियन कंपनी हैज़ रेज्ड। तो अब तक का ये सबसे बड़ा लोन है जो किसी इंडियन कंपनी ने इतना लिया है, ठीक। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने $2.9 बिलियन का डुअल करेंसी लोन एक्वायर किया है। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट ऑफशोर लोन दैट एन इंडियन कंपनी हैज़ रेज्ड। अभी तक किसी भी इंडियन कंपनी ने इतना लोन जो है रेज नहीं किया है, ठीक। और ये किसने किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने $2.9 बिलियन का। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास संजय मल्होत्रा अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ द RBI। ये तो पता ही है आपको कि RBI के न्यू गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा, और दिसंबर से हुआ इनका टेन्योर 3 ईयर्स के लिए है। द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल सून इशू, हाँ, ये 20 रुपये का नोट जो है उनके सिग्नेचर होंगे संजय मल्होत्रा जी के, उसमें कुछ नया नहीं है, ये आप पढ़ चुके होगे। फिलहाल मैं बताता हूँ अगर आप नहीं है इस न्यूज़ के बारे में पढ़ रहा है। संजय मल्होत्रा जो है वो RBI के गवर्नर बन गए हैं, ठीक है, और इनके साइन होंगे 20 रुपये के नोट पे, ठीक है, और नए 20 रुपये के नोट आ रहे हैं उस पर इनके सिग्नेचर होंगे, बस और कुछ नहीं है न्यूज़ इसमें। ये कॉमन थी, ये अगर आप पढ़ते आ रहे हो पीछे से तो आपको पता होगी। सेबी हैज़ बैड द MDs of market infrastructure institutions from being members of their audit committees to ensure independence and transparency in audits। तो सेबी ने किया क्या है? रोक दिया MDs को, किसके? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के। किस चीज़ से? फ्रॉम बीइंग मेंबर्स ऑफ देयर ऑडिट कमेटी। तो ऑडिट कमेटी के मेंबर बनने से रोक दिया गया टू इंश्योर इंडिपेंडेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन ऑडिट्स। तो ऑडिट जो है ना, हिसाब किताब जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो, इंडिपेंडेंट हो, तो MDs को रोक दिया है सेबी ने, समझ रहे हैं। तो अच्छे खासे निर्णय, बढ़िया निर्णय है। और उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। फिर है द तमिलनाडु गवर्नमेंट साइंड एग्रीमेंट्स विद 7 बैंक्स इंक्लूडिंग इंडियन बैंक, SBI, एक्सिस बैंक एंड अदर्स टू प्रोवाइड इंश्योरेंस एंड लोन बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है एग्रीमेंट साइन किया है 7 बैंक्स के साथ, ठीक। इंडियन बैंक है, SBI है, एक्सिस बैंक है और अदर हैं, एंड
लोन बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बैंक लोन बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक। द की इंश्योरेंस प्रोविजन इंक्लूड्स 1 करोड़ कवर फॉर एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी। तो देखो याद रखिएगा कि वो क्वेश्चन पता है कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सी बैंक है जिसने 7 बैंक्स के साथ में जो है एग्रीमेंट साइन किया है, और इसमें जो इंश्योरेंस प्रोविज़न है वो 1 करोड़ का कवर इंश्योरेंस दे रहे हैं फॉर एक्सीडेंटल डेथ के लिए और परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए। एडिशनली देयर इज़ 5 लाख मैरिज असिस्टेंट, 5 लाख के मैरिज असिस्टेंस किसके लिए, डॉटर्स के लिए, जो कि अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, एंड 10 लाख हायर एजुकेशन असिस्टेंस फॉर अप टू 2, अगर 2 बेटियां हैं तो 10 लाख का असिस्टेंट एजुकेशन की सहायता दी जा सकती है। तो ये कौन प्रोवाइड करा रहा है, तमिलनाडु गवर्नमेंट, ठीक। तो याद रखिएगा तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 7 बैंक्स के साथ में मिल के एग्रीमेंट साइन किया है और उसके थ्रू वो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करा रहे हैं 1 करोड़ रुपए का, अगर आपकी डेथ हो जाती है या फिर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है परमानेंट, और 5 लाख का मैरिज असिस्टेंस है डॉटर के लिए, अगर 2 बेटियां हैं तो वो 10 लाख का एजुकेशन असिस्टेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। क्लियर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू AMFI इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हेल्ड 63.4% ऑफ टोटल म्यूचुअल फंड। तो AMFI के डाटा के अकॉर्डिंग जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो टोटल म्यूचुअल फंड का 63.4% रखते हैं अपने पास, ठीक है। एंड एसेट अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ मार्च 2025। तो AMFI के डाटा के अकॉर्डिंग जो है टोटल जितना भी म्यूचुअल फंड है ना उसका 63.4% इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल वाले जो हैं वो रख रहे हैं। द टॉप 5 सिटीज़ मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे एंड कोलकाता अकाउंट फॉर 52%। हाँ, तो टोटल का 52% जो है ये 5 सिटी रखते हैं, और इंडिविजुअल की बात करें तो 63.4% है टोटल म्यूचुअल फंड का, ठीक। और फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा, एसेट अंडर मैनेजमेंट वाला। फिर देखते हैं RBI बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ECF में ट्रांसफ़र है रिकॉर्ड सरप्लस रेंजिंग फ्रॉम 2.5 लाख करोड़ टू 3 लाख करोड़ टू द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो देखो ऐसा है कि जो RBI है ना उसने जो है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग वो लगभग रिकॉर्ड सरप्लस इस बार देने वाली है गवर्नमेंट को, कितना, 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ का, समझ रहे हैं। तो 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ का सरप्लस वो किसे देगी, गवर्नमेंट को 2024-25 में, किसके थ्रू, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के थ्रू। और अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल ये कितना था, 2.11 लाख करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा कि जो 2023 में सरप्लस दिया था वो कितना था, 2.11 लाख करोड़ था, और इस बार जो वो सरप्लस दे रही है गवर्नमेंट को RBI वो कितना दे रही है, 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ रुपए तक का है, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास इंडियाज़ WPI इन्फ्लेशन ईज टू 0.8%। तो इंडिया का जो WPI इन्फ्लेशन है होल सेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन वो कितना हो गया, 0.85% अप्रैल 2025 में, डाउन फ्रॉम 2.05% इन मार्च। तो मार्च में ये कितना हो गया, कितना था, 2.05%, और ये अप्रैल में कितना हो गया, 0.85%, एंड मार्किंग द लोएस्ट लेवल इन 13। अच्छा, तो ये पिछले 13 महीनों में सबसे नीचे पहुंच गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए ये न्यूज़ है, ठीक है। 13 मंथ में सबसे कम ये पहुंचा है जाके अप्रैल में, क्या, WPI इन्फ्लेशन, ठीक। और ये WPI इन्फ्लेशन ये कितना हो गया, 0.85%, अप्रैल की बात कर रहे हैं। मार्च की अगर बात करें तो ये 2.05 था, अच्छा खासा घट गया है, ठीक है। और ये 13 मंथ में ये इतना पहली बार है कि इतना घटा है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हमारे पास SBI रिपोर्टेड है नेट प्रॉफिट ऑफ USD 9.2 बिलियन। तो SBI जो है उसने कितना का नेट प्रॉफिट दिखा रही है, वो 9.2 बिलियन US$ का। भाई साहब देख रहे हो प्रॉफिट। और अगर रुपीज़ में बात करें तो ये 77,561 करोड़ रुपए का, किस में, 2024-25 में। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। SBI क्लर्क में भी आ सकता है, मई की है तो मई से तो आना ही है SBI क्लर्क में। तो SBI रिपोर्टेड है नेट प्रॉफिट ऑफ 9.2 बिलियन US$। तो SBI ने जो है अपना नेट प्रॉफिट है वो कितना बताया, 9.2 बिलियन US$ का, 77,561 करोड़ रुपए 2024-25 में। विद दिस SBI रैंक 98 ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ एनुअल अर्निंग्स, ब्लूमबर्ग डाटा के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो ऐसे पूछेंगे कि ब्लूमबर्ग डाटा जो है उसके अकॉर्डिंग जो है कौन सी कंपनी टॉप 100 में आ रही है। रैंक नहीं पूछी उन्होंने पूछ लिया टॉप 100 में कौन सी आ रही है, तो आपको ये बताना, आप लगा दोगे रिलायंस, समझ रहे हो। तो बस ध्यान रखना कि 98 रैंक पे SBI है और इसने इतना दिया है प्रॉफिट,
ध्यान रहेगा 9.2 बिलियन, वो ऐसे ही पूछ सकते हैं। एसबीआई ने कितना नेट प्रॉफिट दिया 2024-25 में, तो यूएस डॉलर में पूछ सकते हैं 9.2 बिलियन, वो रुपीज़ में पूछ सकते हैं 77,561 करोड़ रुपए। सही। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास सेबी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स थ्रू IEPFA, ठीक है, IEPFA के थ्रू सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लॉन्च निवेशक शिविर। सही है, बढ़िया क्वेश्चन। तो निवेशक शिविर वो पूछ सकते हैं किसने लॉन्च किया है, सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। किसके थ्रू, IEPFA। वो ऐसे भी डिटेल में पूछ सकते हैं कि सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने किसके थ्रू निवेशक शिविर लॉन्च किया है। ऑप्शन दे रखा होगा अलग अलग, तो फिर आप IEPFA में मारोगे, ए नेशन वाइड इन्वेस्टर असिस्टेंस प्रोग्राम। तो इन्वेस्टर्स के असिस्टेंस के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। द इनिशिएटिव एम्स टू एजुकेट एंड असिस्ट इन्वेस्टर्स इन रिक्लेमिंग अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो ये किसके लिए लॉन्च किया गया, अनक्लेम्ड जो डिविडेंड है उसे रिक्लेम करने के लिए, ठीक है, ध्यान रहेगा। सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने IEPFA के थ्रू निवेशक शिविर लॉन्च किया है, और ये नेशन वाइड इन्वेस्टर असिस्टेंस प्रोग्राम है, जिनका भी अनक्लेम्ड डिविडेंड है और शेयर्स हैं उन्हें रिक्लेम करने के लिए। बढ़िया न्यूज़ है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी नए हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। मुझे पता है ये अच्छा लगा ही होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके अलग अलग तरीके से अलग अलग पर्सपेक्टिव में बताया आपको कि किस तरीके से आ सकता है, एग्जामिनर किस तरीके से सोच रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक सिडबी, पता है हम लोग को, सिडबी रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल्ड अंडरस्टैंडिंग द इंडियन MSME सेक्टर। सिडबी का हेडक्वार्टर बताओ, ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा हेडक्वार्टर्स, जिससे कि पूरी नॉलेज हम लोग को मिले कमेंट सेक्शन में। अगर हम इस वीडियो पे आ गए तो कमेंट सेक्शन में भी नॉलेज मिले, हर जगह से नॉलेज मिले। तो सिडबी रिलीज अ रिपोर्ट, सिडबी ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है टाइटल्ड अंडरस्टैंडिंग द इंडियन MSME सेक्टर। तो इन्होंने रिपोर्ट का नाम पता है क्या रखा है, अंडरस्टैंडिंग द इंडियन MSME सेक्टर प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस, ये है रिपोर्ट का नाम। द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन सर्वे ऑफ 2097 MSME अक्रॉस 90 सेक्टर इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेडिंग। तो ये जो है 19 सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेडिंग पर रिलेटेड हैं MSMEs, 2097 MSME उन पर सर्वे किया और उन पर यह रिपोर्ट बनाई है, अंडरस्टैंडिंग द इंडियन MSME सेक्टर प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस। और इस रिपोर्ट को सिडबी ने लॉन्च किया। द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस ऑन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल URP rose significantly to over 6.2 crore by March 2025, up from 2.5 crore in March 2024। अच्छा, तो जो मार्च 2025 में उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन हुए थे ना, वो 2024 मार्च में 2.5 करोड़ थे, और अब ये कितने हो गए हैं, 6.2 करोड़। अच्छा, ये डेटा है, और याद रखिएगा कि सिडबी ने ये रिपोर्ट, अब वो ऐसे पूछ सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द इंडियन MSME सेक्टर प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस, ये रिपोर्ट किसने लॉन्च करी है या रिलीज़ करी है, तो आप क्या कहोगे, सिडबी। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन दे रखी होंगी, ठीक, तो फिर आपको सिडबी याद रखना है। क्लियर है। और ये वो पूछ रहे हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कितने हो गए 2025 में, तो आप क्या कहोगे, 6.2 करोड़ मार्च 2025 में, और पिछली बार ये 2.5 करोड़ थे। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है हमारे पास, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इन अप्रैल 2025 बाई 3.16%, ए डिक्लाइन फ्रॉम 3.34% इन मार्च 2025। तो MOSPI के अकॉर्डिंग जो रिटेल इन्फ्लेशन है ना, वो अप्रैल में वो थोड़ा सा कम हो गया है मार्च से। मार्च में 3.34% था, और अब कितना है अप्रैल में, 3.16%। क्या, इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन। याद रखेंगे, दिस इज़ द लोएस्ट ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट सिंस जुलाई 2019। अच्छा, इसीलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। 2019 से ये अब तक का सबसे लोएस्ट है 3.16%, व्हेन इट स्टूड एट 3.15%। अच्छा, जुलाई 2019 में ये 3.15% था, उसके बाद ये अब जाके इतना कम हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि MOSPI के अकॉर्डिंग इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन 2025 में अप्रैल में 3.16% हो गया, और ये जुलाई 2019 के बाद ऐसा हुआ है। अगर हम बात करें मार्च की, तो 3.34% था। क्लियर है। और इट मार्क्स 69 मंथ लो और ये 69 मंथ लो है, समझ रहे हैं, CPI बेस्ड इन्फ्लेशन, ठीक है, और ये 69 मंथ लो है CPI बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन में। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिया एक्सटेंडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द मालदीव्स बाय रोलिंग ओवर $50 million
ट्रीजरी बिल फॉर अनदर ईयर। अच्छा, तो इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है अपना फाइनेंशियल सपोर्ट किसको, मालदीव्स को। और ये इन्होंने 50 मिलियन का ट्रीजरी बिल जो है, $50 मिलियन का ट्रीजरी बिल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया इन्होंने, ठीक है। तो उसकी मदद कर रहे हैं और ये मदद और बढ़ा दी है किसने, इंडिया ने, मालदीव्स को, ठीक है। द सपोर्ट वाज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट फ्री। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा इसमें। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सक्राइब टू द ट्रेजरी बिल एट द रिक्वेस्ट ऑफ द मालदीव गवर्नमेंट। अच्छा, तो मालदीव गवर्नमेंट की जो रिक्वेस्ट पे जो है SBI ने सब्सक्राइब किया है ये ट्रेजरी बिल, और इंडिया जो है मालदीव को $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल 1 साल के लिए और बढ़ा रहा है, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है हमारे पास LIC इंट्रोड्यूस्ड है व्हाट्सएप बेस्ड प्रीमियम पेमेंट फैसिलिटी। हाँ, तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि व्हाट्सएप बेस्ड प्रीमियम फैसिलिटी किस इंश्योरेंस कंपनी ने प्रोवाइड कराई है, तो आप क्या कहोगे, LIC। पॉलिसी होल्डर्स कैन चेक नाउ पॉलिसी डिटेल्स एंड प्रीमियम्स डायरेक्टली वाया व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप बॉट के थ्रू जो है वो चेक कर सकते हैं अपना प्रीमियम वगैरह कि क्या है क्या नहीं है, पॉलिसी डिटेल्स देख सकते हैं। और ये नंबर दे रखा है, नंबर चाहो तो आप देख लो, ठीक है, आपके काम भी आ सकता है और आप लोग देख भी लीजिएगा। हो सकता है पूछ लें वो वहाँ पर, वैसे ऐसी चीज़ें पूछेंगे, लेकिन आप देख लेना, लास्ट की डिजिट याद कर लो बस, और कुछ नहीं है। और फिर जो है आपके लिए मैं दूसरा पार्ट लाऊंगा, अभी ये फर्स्ट पार्ट था। और जो लोग नए हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको पसंद तो आया ही होगा क्योंकि बहुत मेहनत करी है मैंने। फिर जो है दूसरा इसका पार्ट मैं कल या परसों में ले आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।